पर उसी रात अचानक शास्त्री जी की डेथ हो गई। वैसे तो कहा गया कि उनकी डेथ का नेचुरल कारण हार्ट अटैक था, पर कुछ लोगों का कहना है कि उनका मर्डर किया गया था। आखिर क्या मिस्ट्री है उनकी डेथ के पीछे? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानी जाती है। 10 जनवरी शाम को 4 बजे रॉबर्ट क्रॉली ने उनकी इंटरव्यू बेस्ड बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में एक्सेप्ट किया है कि CIA ने ही शास्त्री जी का मर्डर किया है, और इसके जस्ट 13 डेज बाद फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम डॉक्टर होमी भाभा जी को भी CIA ने ही मारा था, क्योंकि शास्त्री जी और होमी भाभा एक साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक महान पर्सनैलिटी जिनके गुणों के बारे में बात करें तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत की आज़ादी के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट को भी सर्व किया। उसके बाद 1964 में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इस दौरान उन्होंने इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ऐसे स्टेप लिए जिसने भारत को एक नई दिशा दिखाई। इस तरीके से उन्होंने नए भारत के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 2 साल से भी कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद 1966 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी दास्तानों के बारे में, जैसे कि उनके लाइफ इवेंट्स, उनका पॉलिटिकल करियर, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कौन कौन से मेजर स्टेप लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी डेथ मिस्ट्री के बारे में। वैसे तो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई थी, लेकिन क्या उनकी डेथ सच में हार्ट अटैक से हुई थी या एक प्री प्लान मर्डर थी? आइए देखते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ इवेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के पास मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी जब सिर्फ 18 महीने के थे उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता अपने पिता के घर आ गई। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से शास्त्री जी की एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाई। उनकी फैमिली बाद में बनारस शिफ्ट हो गई और किसी तरीके से ट्यूशन पढ़ाकर शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में एडमिशन लिया। शास्त्री जी को फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंटरेस्ट था। वो उस समय की कुछ फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी और एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित थे। जनवरी 1921 में जब वो 10th स्टैंडर्ड में थे और फाइनल एग्जाम में सिर्फ 3 महीने ही बचे थे, उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा होस्ट की गई एक पब्लिक मीटिंग अटेंड की, जिसमें गांधी जी ने स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की अपील की। उन्होंने अगले ही दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी की लोकल ब्रांच एज अ वॉलंटियर ज्वाइन की, और वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज जैसे कि धरना, हड़ताल वगैरह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुए और जेल चले गए। बट क्योंकि वो एक माइनर थे इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद 1928 में उन्होंने गांधी जी के द्वारा इनॉग्रेटेड काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी और एथिक्स में फर्स्ट डिग्री से ग्रेजुएशन पास किया, जिसके कारण उन्हें शास्त्री मीन्स स्कॉलर की उपाधि दी गई। इसके बाद 16 में 1928 में ललिता देवी से उनकी शादी हुई और उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। इसके बाद शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा इस्टेब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में मेंबर बने और गांधी जी के डायरेक्शन के अंडर में हरिजन्स के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। बाद में वो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बन गए। 1928 में शास्त्री जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बने और लगभग 2.5 सालों के लिए जेल चले गए। बाद में 1937 में वो यूपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी बने। 1940 में गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने की वजह से वो फिर एक बार 1 साल के लिए जेल चले गए। जेल से आने के बाद उन्होंने फिर से 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इंडियन इंडिपेंडेंस में एक अहम रोल प्ले किया। सेकेंड चैप्टर, पॉलिटिकल करियर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद शास्त्री जी यूपी के पार्लियामेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए।
उसके बाद उन्हें यूपी का पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, जिस पोस्ट को 1950 के बाद से होम मिनिस्टर कहा गया। उन्होंने इस दौरान यूपी में हो रहे 1947 की कम्युनल राइट्स को सक्सेसफुली हैंडल किया और रेफ्यूजीज को सेटल किया। 1951 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। 1952 में पहली लोकसभा की जनरल इलेक्शन में शास्त्री जी को नेहरू जी के द्वारा रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। 1956 जब लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के रेलवे मिनिस्टर थे, उस टाइम पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और बहुत लोगों की जान चली गई। इस घटना से शास्त्री जी इतना आहत हुए कि उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए अपनी रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, पर नेहरू जी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। 1956 में ही कुछ महीनों बाद फिर से एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें फिर से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए शास्त्री जी ने फिर से रिजाइन कर दिया। इस घटना के बाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने संसद में लाल बहादुर शास्त्री जी की ऑनेस्टी और मोरल वैल्यूज की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का रेजिग्नेशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि वो उस ट्रेन एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बल्कि इसलिए एक्सेप्ट किया गया जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक मिसाल कायम हो। उसके बाद 1959 में शास्त्री जी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया और 1961 में होम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद 9 जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू जी की डेथ के बाद इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। थर्ड चैप्टर, लाल बहादुर शास्त्री एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने और 11 जनवरी 1966 अपने देहांत तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। वे 2 सालों से भी कम समय के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, पर इतने कम वक्त में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को लॉन्च किया जिसने देश के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अक्टूबर 1964 में उन्होंने पहली सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करके, जो कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन और सप्लाई को इंक्रीज करने की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश किया और गुजरात के आनंद बेस्ड अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट किया और वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, के साथ मिलकर पूरे देश में अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल को स्प्रेड किया और प्रमोट किया। जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना कार्यभार संभाला, उस समय हमारा देश फूड की कमी से जूझ रहा था। इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना कम था कि हमें अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए यूएसए से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान जब इंडिया चाइना से हार गया तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया कमजोर हो गया है और 1965 में कश्मीर पर अपना कब्जा करने के इरादे से पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। उस टाइम पर हमारा देश बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसमें सबसे बड़ी थी फूड शॉर्टेज और बॉर्डर सिक्योरिटी। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही हिम्मत के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग की और इंडियन सोल्जर्स में उत्साह जगाया। उन्होंने सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गए और हर तरफ से पाकिस्तान पर अटैक करने लगे और इस तरीके से पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया में फूड शॉर्टेज से टैकल करने के लिए शास्त्री जी ने किसानों के लिए भी वही भावना, आदर और विश्वास प्रकट किया जो कि उनके मन में भारतीय जवानों के लिए था। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अक्टूबर में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में देश की जनता को संबोधित करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने, इंडिया को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के मोटिव से इंडियन फार्मर्स में और पाकिस्तान को हराने के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स में जोश भरने और उत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि बॉर्डर पर लड़ रहे भारतीय जवान और खेतों में काम कर रहे भारतीय किसानों की मेहनत और परिश्रम के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान हमारे देश में अनाज की कमी हो गई और हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए यूएसए पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो सब शेर बन जाते हैं। ऐसा उस वक्त यूएसए ने किया। यूएसए ने भारत को फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट रोकने की धमकी दी, पर शास्त्री जी ने बिना डरे इस धमकी का डट कर मुकाबला किया और उस क्रिटिकल सिचुएशन में देश की जनता से वीक में एक दिन फास्ट करने की अपील की, जिसका लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
और लोगों ने उनका साथ दिया। इसके साथ ही शास्त्री जी ने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन के द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया, जिसके तहत मिनरल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्निक्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर फोकस किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के रीजन में व्हीट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की ही देन है कि आज इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बना दिया है। शास्त्री जी बाहर से जितने सरल और नरम स्वभाव के थे, अंदर से उतने ही कठोर और साहसी थे। उन्होंने देश हित में कई सारे कठोर फैसले लिए। वैसे तो वो महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और उनकी राजनीतिक शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। मीन्स वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। बट जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया तो शास्त्री जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की ऑनेस्टी से रिलेटेड एक स्टोरी बहुत फेमस है। 1965 की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके पास एक फॉरेन इम्पाला कार थी जो कि फॉरेन गेस्ट और डेलीगेट्स के लिए यूज की जाती थी। शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी के मन में उस कार को चलाने की इच्छा हुई, तो वो उस कार को लेकर के अपने फ्रेंड के घर चले गए। इस दौरान कार ने 14 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। जब शास्त्री जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री, बेटे सुनील शास्त्री और ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। जब ड्राइवर ने 14 किलोमीटर बताया तो उन्होंने अपनी लॉगबुक मंगा करके उसमें मेंशन किया कि कार 14 किलोमीटर तक पर्सनल वर्क के लिए यूज की गई है और ललिता जी से कहा कि सेक्रेटरी साहब को इसका पेमेंट कर देना। क्योंकि इस जिद पर कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास कार तो होनी ही चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक से कार लोन लिया और 1965 में एक कार खरीदी। पर 1966 में उनकी डेथ हो गई और वो EMI नहीं चुका पाए। तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि लोन का पूरा पेमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी से किया जाएगा। तब ललिता शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी जी से मना कर दिया और कहा कि ऐसा करने पर मेरे पति को दुख होगा, इसलिए कार के लोन की EMI आप मेरी पेंशन से काट लीजिए। और फिर उनकी पेंशन से पूरा कार लोन खत्म किया गया। ये वाकया ये बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कितने ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद किसी भी सरकारी चीज का इस्तेमाल अपने पर्सनल काम के लिए नहीं किया। 4th चैप्टर, डेथ मिस्ट्री ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की हार होने के बाद USSR ने मीडिएट करते हुए दोनों देशों के बीच पीस एग्रीमेंट कराने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के मिलिट्री डायरेक्टर जनरल अयूब खान को ताशकेंत बुलाया, जो कि मॉडर्न टाइम में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे ताशकेंत डिक्लेरेशन कहा गया। पर उसी रात अचानक शास्त्री जी की डेथ हो गई। वैसे तो कहा गया कि उनकी डेथ का नेचुरल कारण हार्ट अटैक था, पर कुछ लोगों का कहना है कि उनका मर्डर किया गया था। आखिर क्या मिस्ट्री है उनकी डेथ के पीछे? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानी जाती है। 10 जनवरी शाम को 4 बजे पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद USSR ने रात 8 बजे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। शास्त्री जी पार्टी से रात 9 बजे निकल गए और करीब 10 बजे अपने डाचा पहुंचे। इसके बाद रात में 1 बजे उन्होंने अपनी वाइफ ललिता शास्त्री जी से फोन पर बात की और कहा कि वो इंडिया आकर एक ऐसी न्यूज़ बताने वाले हैं जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद रात के करीब 1:20 पर शास्त्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी VN सहाय जी की डोर पर किसी ने जोर जोर से नॉक किया। जब उन्होंने डोर ओपन किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने शास्त्री जी थे जो कि बहुत सेवियर पेन में थे और डॉक्टर को बुलाने के लिए चिल्ला रहे थे। जब उनको उनके रूम में ले जाया गया तो वो एक वाटर जग की तरफ इशारा कर रहे थे, और जब उनके पर्सनल डॉक्टर चुग उनको चेक करने के लिए आए तब 1:32 पर डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। ये तो थी पूरी कहानी 10 जनवरी की, ताशकेंत डिक्लेरेशन साइन होने से लेकर शास्त्री जी के डेथ तक की। अब हम बात करेंगे उनकी डेथ से रिलेटेड मिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट, शास्त्री जी के रूम में 3 टेलीफोन थे जिनको पिक करने पर सिक्योरिटी अलार्म बजता था। तो यहाँ पर पहली मिस्ट्री ये है कि शास्त्री जी के रूम में पड़े हुए फोन को पिक करने की बजाय वो VN सहाय के रूम तक क्यों गए? क्या वो सहाय जी से कुछ कहना चाहते थे? सेकंड, जब शास्त्री जी वाटर जग की तरफ इशारा कर रहे थे तो उसका सैंपल टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? थर्ड, उनकी डेथ के बाद
ताशकंद या दिल्ली कहीं भी उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? 4. शास्त्री जी ने जब अपने घर पर देश को एक अच्छी न्यूज सुनाने की बात बताई तो उसके कुछ ही मिनटों बाद उनकी मौत हो गई। कैसे? क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या प्री प्लान? 5. जब उनकी फैमिली को उनकी बॉडी रिसीव हुई, वो पूरी तरह से नीली पड़ी हुई थी और बॉडी पर कई जगह व्हाइट स्पॉट और कट के मार्क्स भी थे। इसको देखकर कोई भी सोचेगा, क्या सच में उनकी डेथ सिंपल हार्ट अटैक से हुई थी? 6. 1977 में 2 विटनेस डॉक्टर RN चुक, जो कि ताशकंद में शास्त्री जी के साथ थे और जिन्होंने उनका लास्ट टाइम में चेकअप किया था, और रामनाथ, जो कि शास्त्री जी का पर्सनल कुक था, वो पार्लियामेंट्री बॉडी के सामने प्रेजेंट होना था। बट दोनों की ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ। दोनों का एक ही तरीके से एक्सीडेंट शास्त्री जी के डेथ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट करती है। 7. इतना बड़ा लीडर दूसरे देश में अपने नेबर एनिमी के साथ पीस ट्रीटी साइन करने जाता है और अचानक मर जाता है, फिर भी नो ऑफिशियल इंक्वायरी। क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शास्त्री जी की डेथ में प्राइम सस्पेक्ट CIA को माना जाता है। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ USA। इसके कई रीजन थे। फर्स्ट, CIA ऑपरेशन डायरेक्टर रॉबर्ट क्रॉली ने उनकी इंटरव्यू बेस्ड बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में एक्सेप्ट किया है कि CIA ने ही शास्त्री जी का मर्डर किया है, और इसके जस्ट 13 डेज बाद फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम डॉक्टर होमी भाभा जी को भी CIA ने ही मारा था, क्योंकि शास्त्री जी और होमी भाभा एक साथ मिलकर इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट 1960s में ही बना देते, जो कि इंडिया 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बना, जो उस समय US के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। सेकेंड, इंडिया उस समय USSR का एक बड़ा एलाई था, और USA USSR के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के समय अगर इंडिया और पाकिस्तान USSR की हेल्प से एक साथ आ जाते तो USSR और स्ट्रॉन्ग हो जाता, जो कि US के लिए एक खतरा साबित हो सकता था। थर्ड, US दुनिया को ये बताना चाहता था कि USSR की जमीन पर किसी भी देश का हेड सेफ नहीं है, बट ये सब ऐसे रीजंस हैं जिनका कोई ठोस प्रूफ नहीं है। मीन्स शास्त्री जी की डेथ आज भी हमारे देश की एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सका है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी उनकी डेथ से रिलेटेड ना तो कोई ऑफिशियल इंक्वायरी की गई और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिससे उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। रीजन चाहे कुछ भी हो, पर हमारे देश ने एक ऐसा अनमोल हीरा खो दिया जो अगर जिंदा होता तो हमारे देश का विकास लगभग 25 से 30 साल पहले ही चल रहा होता। मीन्स आज हमारा देश जहाँ पर है, शायद 30 साल पहले ही हम वहाँ पहुँच चुके होते, और आज हम डेवलपमेंट के उस स्टेज पर होते जहाँ शायद आज से 20-30 सालों बाद होंगे। शायद लाल बहादुर शास्त्री जी का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और देश हित में स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही उनकी मौत का कारण बन गई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।